हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीबी शेले को। पीबी शेले के लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। पीबी शेले जो है, इनका फुल नाम पर्सी बेसी शेले था और 1792 में पैदा हुए और 1822 में इनकी डेथ हुई। ये ग्रेट रोमांटिक पोइट हैं। ये मोस्ट रेडिकल पोइट में से माने जाते हैं। रोमांटिसिज्म में जो मोस्ट रेडिकल पोइट थे वो कौन थे? पीबी शेले। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के एक मोस्ट रेडिकल पोइट थे। नोन फॉर हिज पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम, लव एंड इमेजिनेशन, शेले's पोएट्री कंबाइंस फिलोसफिकल डेप्थ एंड लिरिकल ब्यूटी। ये किसके लिए जाने जाते थे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए जाने जाते थे। ये फ्रीडम चाहते थे, बोलते थे फ्रीडम होनी चाहिए एक इंसान को, लव पे यकीन कर रखते थे और इमेजिनेशन पे। और ये फिलोसफिकल डेप्थ होती थी इनकी पोइट्री में। ये एक फिलोसफिकल पोइट थे और लिरिकल पोइट भी थे। मीन्स फिलोसफिकल डेप्थ और लिरिकल ब्यूटी जो है पोइट्री में होनी चाहिए, इसी पे ये बिलीव करते थे पीबी शेले। इनको पूरे लाइफ टाइम में उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बाद में उनको एक सेलिब्रेट किया गया उनकी डेथ के बाद। एक विजनरी जीनियस, एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट और विजनरी जीनियस माना गया इनको, क्योंकि एक रिबेल पोइट थे, रिबेलियन करते थे अगेंस्ट द नॉर्म्स। अब आगे हम पढ़ेंगे। Shelley was a revolutionary idealist believing in power of human reason, imagination and love to transform the world. ये एक revolutionary idealist थे। He believed in human reason, बोलते थे human reason जो है वो significant होती है। Imagination पे believe करते थे और बोलते थे human reason, power और imagination has the power to transform the world. दुनिया को ट्रांसफर करने के लिए, सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने के लिए, उसके लिए ह्यूमन रीजन जरूरी है, imagination जरूरी है। He strongly opposed tyranny, organized religion and social injustice and supported liberty, non-violence and equality. इन्होंने अपोज किया टायरनी को, तानाशाही के अगेंस्ट थे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अगेंस्ट थे, जो भी रिलीजियस बिलीफ थे, रिलीजियस लोग, चर्च, पोप, इसके अगेंस्ट थे, सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा था उसके भी अगेंस्ट थे, और ये सपोर्ट करते थे एक लिबर्टी होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इस पे यकीन करते थे। अब ये जो इनके लाइफ में हमने पढ़ा, ये सब इनके वर्क्स में दिखेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो इनका अर्ली पीरियड है वो 1810 से 1813 तक, 1810 से 1813 तक जो है इनका फर्स्ट मेजर पीरियड आता है। और ये 1810 से 1813 तक इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म और क्वीन मैब लिखा। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में इन्होंने पब्लिश करवाया। ये एक फिलोसफिकल पैम्पलेट है और ये बिलीव करता है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म में कि जो एथिज्म है वो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेशन के लिए, डॉगमेटिक बिलीफ से दूर रखने के लिए, ऑर्थोडॉक्सी से दूर रखने के लिए, साइंटिफिक डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकल और मैटिक लाइफ जीने के लिए एथिज्म होना जरूरी है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये करप्शन को प्रमोट करती हैं, इनजस्टिस होता है, इससे लिबर्टी नहीं मिलती। ये इस पे ये बोला है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म में। और इसी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड से बाहर फेंका गया, बोला गया नहीं ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपकी व्यूज। वहां पे रिलीजन पे लोग बिलीव करते थे उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में। और जो 1811 में बुक लिखा इसकी वजह से बहुत इनको झेलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्वीन मैब लिखा, ए फिलोसफिकल पोएम, ये 1813 में लिखा गया। 1813 में पब्लिश किया गया क्वीन मैब। ये एक फिलोसफिकल पोएम है, एक रेवोल्यूशनरी पोएम है। ये मोनार्की रिलीजन को जो है अपोज करती है, उस पर अटैक करती है, और रीजन और इक्वालिटी को जो है क्या बोलती है, उसको प्रमोट करती है। क्वीन मैब अ फिलोसफिकल पोएम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा इनका फर्स्ट पीरियड 1810 टू 1813। उसके बाद सेकंड जो मिडिल पीरियड रहा इनका, ये नंबर ऐसे थे, मैंने जो अननेसेसरी पोएम्स थे, अननेसेसरी मतलब अनइम्पोर्टेंट, वो हमने रिमूव किए हैं। मिडिल पीरियड में 1814 टू 1817 आता है इनका। इन्होंने मिडिल पीरियड में लिखा अलास्टर, अलास्टर जिसको द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड बोलते हैं, 1816 में इनमें पब्लिश करवाया। ये एक विजनरी पोएम है। इसमें पोएट की एक क्वेस्ट बताई गई है और लास्ट पे पोएट की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये भी एक फिलोसफिकल लिरिक है, 1816 में ही लिखी गई है और पब्लिश की गई है। ये स्पिरिचुअल पावर को बताती है कि अनसीन स्पिरिचुअल पावर कैसे होती है इंसान में, नेचर जो है स्पिरिचुअल पावर कैसे देती है। उसके बाद लियोन एंड सिंथिया 1817 में
पब्लिश की गई और इसको बाद में रिवाइज किया गया 1817 जो लियोन एंड सिंथिया लिखा गया, इसको रिवाइज किया गया और टाइटल दिया गया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 ये एक रेवोल्यूशनरी पोएम है, पीबी शेले के द्वारा लिखी गई है और इसमें ये रिबेल करते हैं अगेंस्ट टायरनी एंड रिलीजियस ऑपरेशन। रिलीजियस ऑपरेशन मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है जिसके साथ ऑपरेशन है, जिससे ऑपरेशन होता है, सप्रेशन होता है, करप्शन होती है, इनजस्टिस होता है, उसके अगेंस्ट जो ये लिखता है, बोलता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन अच्छा नहीं, ये एथिस्ट था। बाद ये लिखते हैं मैच्योर पीरियड में ये ट्रेजेडीज लिखते हैं, जो क्लोजेट ड्रामा है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, सेंसी। 1819 में इन्होंने द सेंसी लिखा और ये एक ट्रेजेडी है, प्ले इन वर्स है। इंसेस्ट के बारे में बताया गया, इनजस्टिस के बारे में बताया गया द सेंसी में। उसके बाद ओ टू द वेस्ट विंड 1819 मोस्ट फेमस लिरिक है, ये बताती है वेस्ट विंड के बारे में, सेवियर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, उसके बारे में जो है द वेस्ट विंड के बारे में बताता है इसमें। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओ टू द वेस्ट विंड 1819। और द मास्क ऑफ एनार्की ये 1819 ये भी पब्लिश किया गया, ये भी एक प्रोटेस्ट पोएम है। ये पेट्रोलो मसकर जो हुआ था उसके बैकड्रॉप में लिखी गई द मास्क ऑफ एनार्की। उसके बाद इंग्लैंड इन 1819 में लिखा गया। इंग्लैंड इन 1819 जो है ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है, इंग्लैंड की रूलर्स पे क्रिटिसाइज करता है, उनकी जो मोनार्की पे क्रिटिसाइज करता है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने टू स्काईलार्क लिखा 1820 में, ये भी एक प्योर जॉयफुल पोएम है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। प्रोमेथियस अनबाउंड इन्होंने लिखा 1820 में, एक लिरिकल ड्रामा है और जो एस्किलिस ने प्रोमेथियस बाउंड लिखा था उसके ही सीक्वल में प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा इन्होंने 1820 में। और उसके बाद द क्लाउड जो है ये भी नेचर लिरिक पोएम है, क्लाउड के बारे में बताता है कि क्लाउड क्या क्या करता है 1820 में। डिफेंस ऑफ पोइट्री ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है, ये लिखा गया उसमें 1821 में। और जो इम्पोर्टेंट एलिजी इन्होंने लिखी है वो है एडोनिस। एडोनिस जो है वो इम्पोर्टेंट एलिजी है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स उनका एक फ्रेंड था जो 25 की एज में इनकी डेथ हुई, एक पोइट थे और इनके पे लिखते हैं, बोलते हैं कि इनको जो है क्रिटिक्स ने मजबूर किया मरने के लिए। तो ये कौन बोलते हैं? जॉन कीट्स बोलते हैं एडोनिस के बारे में। ये एक एलिजी है, ये मौन करता है उसकी डेथ पे। और उसके थीम की बात करें, थीम क्या है? फ्रीडम, रेवोल्यूशन, लव, आइडियलिज्म, नेचर एंड सबलाइम, डेथ एंड इमॉर्टलिटी, स्पिरिचुअल वर्जन एंड इमेजिनेशन, क्रिटिक ऑफ रिलीजियस एंड टायरनी। ये सब जो है इनकी थीम है इनकी वर्क्स की। तो ये था टोटल जॉन कीट्स के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी पोइट्री को। थैंक यू।